बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा 57th लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग हम उसमें oogenesis भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो इफ आई टेल यू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द, हम कहेंगे नंबर 1, सब तो पहले हम कहेंगे जी ये इसके अंदर होते हैं फीमेल गोनेड्स यानी इंटरनल फीमेल जेनिटल्स, जिनको हम ओवरीज कहते हैं। There are 2 ovaries present in the human body, in the female human body, when they are present just below the kidneys, and in animals they are just behind the kidneys because animals are like they are 4-footed animals, 4-legged animals। ठीक है जी। और जो फीमेल गोनेड्स हैं, ओवरीज हैं, इनका फंक्शन क्या है? इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम पूरे के पूरे को हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, सही है। और उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक नंबर 1, एक हम कहेंगे जी फेलोपियन ट्यूब, ये क्या होती है अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर हम कहेंगे यूटरस, ठीक है, जिसको हम बच्चादानी भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द बर्थ कैनाल यानी द वजाइना, द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक which is present, which is exposed toward outside। So अब अगर हम बात करें the structure of the female reproductive system की, तो वो कुछ इस तरह से है कि there are 2 ovaries present in the female body। तो फर्ज किया ये वो 2 ovaries हैं और इनमें से एक को हम थोड़ी सी डिटेल में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम यहाँ देखें तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक इस तरह की छोटी छोटी 2 ट्यूब्स होती हैं जिनको हम फिलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्पाइरल सी ट्यूब्स होती हैं जो कि कवर करती हैं ओवरी को, और इस दरमियान में कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं मीजो ओवेरियन लिगामेंट होता है यहाँ पे, और एक और भी लिगामेंट होता है मीजोमेट्रियम, और एक और भी मुझे भूल गया आप। तो ये देखिए आप, ये हैं जी फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। और जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं ये आगे थोड़ा सा आगे जाके इनकी खास स्ट्रक्चर होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक जो मेन चीज आ जाती है दैट इज द यूट्रस, ठीक है, आ जाते हैं। तो वो बेसिकली 2 यूट्राइन हॉर्न होते हैं इस तरह से, और लाइक दिस। समझ आ गई बात की? तो ह्यूमन की जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होती है ना, लाइक इसको हम क्या कहते हैं, द यूट्रस, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है एनिमल्स की निस्बत, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, इट्स लाइक दिस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, पर इन केस ऑफ अदर एनिमल्स ये इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। घोड़ी जो फीमेल हॉर्स होती है उसके अंदर ये इस तरह वाई शेप होती है लाइक दिस। जो कैटल बफलो है उसमें ये टी शेप होती है, वी शेप, लाइक टी शेप होती है इस तरह से, सही है। इसी तरह मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ इसकी शेप हो सकती है, पर एक जनरल सी शेप अगर आपके सामने बनाए तो वो ये है, इसको हम यूट्रस कहते हैं। इसके 3 फर्दर पार्ट्स हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो आप समझें कि ये क्या है, ओवरी, और हम कहेंगे ये है फीमेल गोनेड यानी प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके बगैर फीमेल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो 2 ट्यूब है इसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है जी, और हम कहेंगे इनको ओविडक्ट भी कहते हैं, सही है। ये छोटी सी ट्यूब होती है जो एग जब यहां से रिलीज होता है तो ये उसको कैरी करती है। ये यूट्रस है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं यूट्राइन हॉर्न्स। ये थोड़ा सा बराबर बराबर ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी लाइक सिमेट्री इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूट्राइन हॉर्न, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। और ये जो तीसरा पार्ट होता है इस तरह का, जो ओपनिंग ऑफ द यूट्रस होती है, ये बड़ी स्पेसिफिक ओपनिंग होती है, ये बिल्कुल थोड़ी सी हार्ड होती है, इसे हम सर्विक्स कहते हैं, यानी द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस।
इनटू बर्थ कैनाल, सही है, और ये होती है, और इसके बाद यानी ये है ओपनिंग, समझ रहे हैं ना आप बात को, मैं इसको रेड ही बना देता हूं लाइक दिस। ये हार्ड होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं वैसी होती है तकरीबन, हार्ड, सही है। और उसके बाद ये है जी पार्ट, यानी इसको हम कहेंगे दिस इज दी बर्थ कैनाल, द वजाइना, दी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म्स आर लॉज्ड बाय द मेल्स। अच्छा, अब ये भी आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अब क्या होता है कि यहां से अगर हम शुरू करें कि ये तो स्ट्रक्चर जनरल हो गया, ये जो ओवरी है फर्ज किया यहां पे या कोई जगह यहीं पे समझा देता हूं। ओवरीज के अंदर अगर आपको मैं बात बताऊं ना, तो याद रखिएगा ओवरीज के ऊपर कुछ एरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? और एक होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। हर फीमेल अपने पैदा होने के साथ ही अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 के करीब जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो उसकी ओवरीज के ऊपर होते हैं, और ये फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, इनके अंदर एग बनता है, ये छाले की तरह ग्रो करते हैं इस ओवरी के ऊपर, एक ब्लिस्टर की तरह। अगर आप गौर करें तो आप डायग्राम में भी देखें तो आपको यहां कुछ छोटे छोटे छाले नजर आ रहे हैं, एक ब्लिस्टर्स नजर आ रहे हैं डायग्राम में, और वो जो ब्लिस्टर्स हैं उनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। और उन फॉलिकल्स आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कुछ फॉलिकल होते हैं बड़े साइज में, तो ये फर्ज किया एक फॉलिकल, क्योंकि कुछ फॉलिकल ग्रो करते हैं फिर उनमें से एक जो है ना वो मेंटेन रहता है, बाकी सारे रुक जाते हैं, क्योंकि जो बड़े वाला फॉलिकल होता है वो इनहिबिन एक हार्मोन है वो प्रोड्यूस करता है और वो बाकी सारे फॉलिकल्स को स्टॉप कर देता है। और फॉलिकल्स को ग्रो कौन करवाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी खवातीन में आ जाती है, यानी वो एज जिसमें वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। सही है जी। तो ये जो फॉलिकल है प्राइमोडियल फॉलिकल्स, दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड एग सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन देम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज oogenesis। और oogenesis का मतलब ये अब मैं आपके सामने एक ग्रीन कलर का फॉलिकल अगर आपके सामने बनाऊं, इसमें कुछ सेल्स होते हैं लाइक फॉलिकल के अंदर वो जो सामान होता है वहां ना बना दूं, सही है। तो समझे, फर्ज किया मैं ये वाला फॉलिकल यहां ले आया हूं, फर्ज किया ये मैं दोबारा यहां पे आपके सामने बना देता हूं, तो ये है जी ओवरी, फर्ज किया, और ये उसके ऊपर एक फॉलिकल है, और इस फॉलिकल को खोलूं तो इस फॉलिकल में सेल्स की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, किताब में नहीं लिखे हुए, लाइक दिस, थीका, इंटरना, एक्सटर्ना, कुमुलस, ओवोफोरस, ये वो जी, ये सारा कुछ। और यहाँ पे इसमें एक फ्लूइड भी होता है, और फिर यहां पे बनता है एग। कैसे बनता है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड oogenesis। oogenesis अगर आपको पढ़ाऊं ना तो आपने ये बात देखनी है कि इन फॉलिकल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ओगोनियम। क्या कहते हैं जी? ये डिप्लॉयड सेल होते हैं, ये डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस, और ये प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी oocyte। क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte फर्ज किया ये एक ओगोनियम का सेल है, और ठीक है ये उसका न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस, और ये सेल इससे बन गया जिसको हमने कहा ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, अंडरस्टूड है। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte जो होता है वो करता है मियोसिस 1। अब किताब में जो डायग्राम बनी है उसमें वो आपको बकायदा मियोसिस करती हुई दिखाई भी गई है, तो मुझे उसको बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है मियोसिस 1 क्या होती है, ठीक है। तो जनाब मियोसिस 1 जो ये करेगा, मियोसिस 1, उससे दो सेल्स बनते हैं, और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्म oocyte, और दूसरे को हम कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहते हैं? पोलर बॉडी। यानी अगर आप गौर करें तो ये सेल दो में डिवाइड होगा, ये ठीक है, ये जो होगा ये सेकेंडरी oocyte होगा, और ये होगी पोलर बॉडी पहली। दोनों हैप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस 1 हुई है। ये देखिए आप, यहां पे क्या हुआ है? मियोसिस 1, यहां पे माइटोसिस। समझ आ रही है ना बात की?
ये पोलर बॉडी क्यों होती है? क्योंकि देखें अगर आप गौर करें तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो आपको पता है कि उसका न्यूक्लियस पहले 2 डिवाइड होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड होता है। लेकिन अगर वो साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड ना हो और ज्यादा साइटोप्लाज्म एक तरफ चला जाए और दूसरी तरफ कम चला जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक न्यूक्लियस तो इस पोलर बॉडी में पूरा है लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म पूरा नहीं है। समझ आ गई बात की? और ये जो न्यूक्लियस पूरा ऐसा सर क्यों हुआ कि साइटोकाइनेसिस बराबर बराबर क्यों नहीं हुई? क्योंकि साइटोकाइनेसिस इसलिए बराबर नहीं हुई क्योंकि देखें जब ये आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब स्पर्म इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा? जब स्पर्म इसके साथ मिलेगा ना तो स्पर्म के अपने पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई फूड, कोई चीज स्टोर नहीं है, तो वो जो इनिशियल एम्ब्रियो होगा वो सारा कुछ इसी सेल से लेगा, फूड भी इसी से, प्रोटीन्स भी इसी से, एग से। इसलिए एग सेल जो होता है सारे का सारा साइटोप्लाज्म उसको दे दिया जाता है। समझ आ गई बात की? यानी इनिशियल एम्ब्रियो की सारी जरूरियात पूरी करने के लिए एग सेल से सामान लिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सारे ऑर्गेनल, सारी फूड, हर चीज वो ये प्रोवाइड करता है। स्पर्म के पास अपना कुछ भी नहीं होता, ठीक है? और स्पर्म कोई चीज कंट्रीब्यूट अदर देन न्यूक्लियस नहीं करता, ठीक है जी। अच्छा, अब कहा यह जाता है कि ये पोलर बॉडी भी फिर 2 में डिवाइड हो जाएंगे तो ये 2 बन गए। और ये जो प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट है, ये वाला समझ रहे हैं ना? प्राइमरी ओसाइट ये था ना, तो ये सेकेंडरी, ये दोबारा करता है मियोसिस 2, मियोसिस 1 नहीं, मियोसिस, आप पता है ना मियोसिस की 2 स्टेजेस है, मियोसिस 1 एंड 2, तो ये मियोसिस 2 करता है। जब ये मियोसिस 2 करता है तो उससे क्या चीज बनेगी? अब मैं ऐसे लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है? फर्स्ट पोलर बॉडी, तो ये देखें आप, तो ये बन गया जी एग सेल और ये बन गई सेकेंड पोलर बॉडी। ये क्या है? ओवम। थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने आसानी के लिए थोड़ा सा छोटा बनाया। ये है जी एग, और ये असल में इसके अंदर है ये वाला, और ये इसके अंदर है, और ये समझे ये है। पता लग गया कि इन द फीमेल गोनेड्स यानी ओवरीज द स्पर्म्स एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, blister like structures called as the follicles. In every follicle there are certain cells called oogonia. Those oogonia, they produce primary oocyte by mitosis, and then the mitosis then the primary oocytes undergo the meiosis 1, producing the secondary oocyte plus first polar body. The first polar body is formed due to the unequal distribution of the cytoplasm between these two cells. And then the secondary oocyte perform the meiosis 2, leading to the production of ovum and another polar body called the second polar body. समझ आ गई बात की? तो दिस ओवम इज देन रिलीज। जब ये ओवम पूरा होता है, देखें जब ये ओवम पूरा बन चुका होता है एग, तो फॉलिकल का साइज भी मैक्सिमम हो चुका होता है। जब फॉलिकल का साइज भी मैक्सिमम हो चुका होता है तो एस्ट्रोजन, चूंकि फॉलिकल से निकलता है, डेवलपिंग फॉलिकल से, एस्ट्रोजन की मिकदार भी हाईएस्ट हो चुकी होती है। जब एस्ट्रोजन की मिकदार भी हाईएस्ट हो चुकी होती है तो एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशो मैक्सिमम हो जाती है। जब मैक्सिमम होती है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर मिलते हैं कि आप LH रिलीज करें, और जैसे ही वो LH रिलीज करता है वो आते ही इस फॉलिकल को फाड़ता है और इसमें से एग को रिलीज करा देता है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज द ओवम। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब ये ओवम, दिस ओवम मैंने थोड़ा साइड पे बनाया, दिस ओवम इज कलेक्टेड बाय दिस फिलोपियन ट्यूब, और वो यहां आता आता यहां पहुंच जाता है। Meanwhile, if there is the process of sexual act, the sperms are lodged here, and many sperms, millions of sperms are lodged in the female body at the same time. Some of them, मतलब वो जब जाएंगे तो केमिकली यहाँ से एग सेल से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिनको फॉलो करते करते वो स्पर्म जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और यहाँ तक। यहां पे क्या होगा कि बहुत सारे स्पर्म्स यहां आएंगे, और ये फर्ज किया ग्रीन कलर का एग सेल है, और बहुत सारे स्पर्म इसके साथ, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इसके साथ यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। एग सेल के गिर्द कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, कुछ दीवारें होती हैं। हर स्पर्म के पास कुछ एक्रोसोम, मैंने कल बनाया था ना, एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो इनको डाइजेस्ट करेंगे।
डाइजेस्ट इसके ना 3-4 होती हैं, हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा। पहले वो जोना पेल्यूसिडा को काटने वाले एंजाइम एक्रोसोम में होते हैं, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होते हैं, वो भी ब्रेक करते हैं ताकि वो एग सेल के अंदर जो है ना स्पर्म जो है वो उसका न्यूक्लियस जा सके। वो किताब में नहीं लिखा हुआ, बस आप समझे कि स्पर्म जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, अपने एंजाइम्स फेंक रहे होते हैं ताकि बहुत सारे स्पर्म्स में से कोई एक, जैसे ही किसी एक स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर चला जाता है, बाकी सारे स्पर्म वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं और ये सेल अब एग नहीं, अब ये जाइगोट बन जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, तो आप समझे, और बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं उसी टाइम, अब ये जाइगोट। ठीक है, तो फर्ज किया दिस इज द जाइगोट। अब ये जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब्स इन द ओविडक्ट्स, और फिर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये आ जाता है जी लाइक दिस, ग्रीन कलर का था। अब ये एम्ब्रियो जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये जाइगोट बन चुका है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये जाइगोट डिवाइड होगा 2 सेल्स में, फिर 4 सेल्स में, फिर मल्टीपल होते 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 मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते गुजरते एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। जैसे ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरेगा ये यहीं पे आएगा, और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो फर्ज किया अब ये जो एक सेल्स का एक मैस है, और ये यूट्रस की दीवारें तब मोटी हो चुकी होंगी, और ये यूट्रस की दीवार के साथ जाएगा जुड़, और जैसे ये यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ेगा तो आप ये समझे कि अब कॉन्सेप्शन यानी हमल ठहर गया है, कॉन्सेप्शन हो गई है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, और इसका माँ के कनेक्शन, माँ की ब्लड सप्लाई के साथ, यानी माँ की जो खून की नालियाँ यूट्रस की दीवार में आती हैं, उन नालियों के साथ इसका कनेक्शन फर्ज किया ये डिवेल्प हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होता होता इसके बाल, बाजू, आंखें, हर चीज़ बन जाएंगे, और जब कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट होगी तो ये बर्थ जो है वो हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। समझ आ गई बात की बेटा? तो दिस इज व्हाट वी से दी फीमेल रिप्रोडक्टिव। एनी क्वेश्चन?